देखो बच्चों, आज हम लोग विलय नामक चैप्टर में राउंड का नियम पढ़ेंगे। राउंड का नियम जो है ये द्रव प्लस द्रव से मिलकर बने हुए द्रव्य विलय के लिए होता है। तो राउंड का नियम जो है हम किस विलयन के लिए पढ़ते हैं? द्रव प्लस द्रव से बने द्रव्य विलयन के लिए। पहले तो ये आप जानकारी कर लें, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो वाष्पशील द्रव हैं। किस टाइप के द्रव? वाष्पशील। द्रव फर्स्ट मान लेते हैं और एक मान लेते हैं द्रव सेकंड। द्रव फर्स्ट, अब ये एक कंटेनर है जिसमें हमने द्रव फर्स्ट लिया है। ये है द्रव फर्स्ट। अब द्रव जब वाष्पित होगा इसके वाष्प के अणु इस खाली स्थान में एकत्रित होंगे और वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब आरोपित किया जाएगा, उत्पन्न किया जाएगा, उसे कहेंगे द्रव का वाष्प दाब। तो यहाँ केवल एक द्रव भरा हुआ है, तो जो इसका वाष्प दाब होगा वो कहलाएगा शुद्ध द्रव वन का वाष्प दाब। शुद्ध द्रव वन का वाष्प दाब, जिसे हम लिखेंगे P1 नॉट से। जिसे हम किससे दिखाएंगे? P1 नॉट से। P1 का मतलब द्रव वन का, P नॉट का मतलब द्रव वन का शुद्ध द्रव वन का वाष्प दाब, P नॉट का मतलब। एक दूसरे कंटेनर में एक दूसरा वाष्पशील द्रव लेते हैं। ये वाष्पित होगा, इसके वाष्प के अणु द्रव की सतह पर जो दाब डालेंगे वो होगा शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब। ये आपका द्रव 2 है, शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब। शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब, इसको हम दिखाएंगे P2 नॉट से। अब हम ये दोनों शुद्ध द्रव को मिलाते हैं। एक बड़े कंटेनर में दोनों शुद्ध द्रव को मिला देते हैं। अब इसमें आपका द्रव 1 और द्रव 2 दोनों भरा हुआ है। दोनों वाष्पशील द्रव है, तो वाष्पित होंगे, तो वाष्प के अणु इस खाली स्थान में एकत्रित होंगे और द्रव की सतह पर जो दाब उत्पन्न करेंगे
वह इसका वाष्प दाब होगा। तो इस तरह से द्रव 1 और द्रव 2 दोनों को मिला करके हम बना लेते हैं विलयन। तो ये विलयन बन गया। अब यहाँ पे देखिए विलयन में क्या है, द्रव 1 भी है और द्रव 2 भी है। अब द्रव 1 और द्रव 2, तो जो द्रव 1 का वाष्प दाब होगा, द्रव 1 का वाष्प दाब बराबर होगा P1। यहां P1 द्रव 1 का वाष्प दाब है। इसी तरह द्रव 2 का वाष्प दाब P2 या द्रव 2 का विलयन में वाष्प दाब है। तो P1 द्रव 1 का विलयन में वाष्प दाब है और P2 द्रव 2 का विलयन में वाष्प दाब है। क्योंकि विलयन में द्रव 1 और द्रव 2 दोनों है, तो द्रव 1 भी द्रव 1 के वाष्प की अणु जो होगी वो भी दाब उत्पन्न करेगी और द्रव 2 के वाष्प की अणु जो होगी वो भी दाब उत्पन्न करेगी। तो इसलिए द्रव 1 का भी वाष्प दाब और द्रव 2 दोनों का वाष्प दाब विलयन में होगा। तो विलयन का वाष्प दाब जो होगा वह द्रव 1 और प्लस द्रव 2 के वाष्प दाब के बराबर होगा। क्योंकि अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री की दृष्टि से अगर ये पूछा जाए कि विलयन में द्रव 1 और द्रव 2 में से कौन कितना है, तो इसके लिए जिस पद का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं मोल अंश। क्या कहते हैं? मोल अंश। उसे कहते हैं मोल अंश। विलयन में द्रव 1 और द्रव 2 कितना है ये जानने के लिए केमिस्ट्री की भाषा में जिस पद का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है मोल अंश। मोल अंश ये बताता है कि विलयन में कौन सा अवयव कितना है। ठीक है, विलयन में कौन सा अवयव कितना है। अब बात करते हैं क्योंकि हम जानते हैं जिस द्रव का मोल अंश जितना ज्यादा होगा उसका वाष्प दाब भी उतना ही ज्यादा होगा। तो द्रव 1 का वाष्प दाब द्रव 1 का वाष्प दाब P1 किसके समानुपाती होगा? P1 समानुपाती होगा, एक मिनट, माना द्रव 1 में द्रव 1
माना विलयन में द्रव्यमान का मोल अंश है x1 तथा विलयन में द्रव 2 का मोल अंश मान लेते हैं x2 है। चूंकि जिस द्रव का विलयन में मोल अंश अधिक होगा उसका वाष्प दाब अधिक होगा। अर्थात वाष्प दाब मोल अंश के समानुपाती होता है। अर्थात वाष्प दाब मोल अंश के वाष्प दाब के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक, आगे देखते हैं। समझ लीजिए पहले से थोड़ा से। माना विलयन में द्रव्यमान का मोल अंश x1 है तथा विलयन में द्रव 2 का मोल अंश x2 है। चूंकि हमने जो पढ़ा है उससे ये हमें मालूम है कि जिस द्रव का विलयन में मोल अंश अधिक होगा उस द्रव का वाष्प दाब भी अधिक होगा, क्योंकि वाष्प दाब जो होता है मोल अंश के समानुपाती होता है। वाष्प दाब मोल अंश की क्या होता है? समानुपाती होता है। चूंकि वाष्प दाब मोल अंश के समानुपाती होता है, इसलिए द्रव्यमान का वाष्प दाब P1 समानुपाती होगा द्रव्यमान के मोल अंश के x1 के। जब और द्रव 2 का वाष्प दाब समानुपाती होगा द्रव 2 के मोल अंश के x2 के। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो साइंस में क्या होता है कि समानुपाती जहाँ होता है जब उसे हटाया जाता है तो कोई कांस्टेंट आता है। तो समानुपाती जब हटाएंगे तो कांस्टेंट यहाँ पर आएगा P1 बराबर, यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा होगा P1 नॉट। क्या होगा? P1 नॉट x1। इसी तरह से P2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे तो साइंस के नियम के अनुसार कांस्टेंट लगाएंगे तो कांस्टेंट यहाँ पर क्या होगा? P2 नॉट इंटू H2। तो ये हो गया द्रव 1 का वाष्प दाब और ये हो गया द्रव 2 का वाष्प दाब विलयन में। तो विलयन में द्रव 1 का वाष्प दाब कितना होगा? P1 नॉट इंटू x1 और द्रव 2 का वाष्प दाब P2 बराबर होगा P2 नॉट इंटू x2। ठीक है। द्रव 1 का वाष्प दाब
है विलयन में। इसी तरह यह है द्रव 2 का वाष्प दाब है विलयन के अंदर, विलयन में। यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब विलयन का वाष्प दाब निकालना है तो हम क्या करेंगे? तो विलयन का वाष्प दाब निकालना है तो हम क्या करेंगे कि द्रव 1 का वाष्प दाब और द्रव 2 का वाष्प दाब जोड़ देंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा? विलयन का वाष्प दाब। अतः विलयन का वाष्प दाब मान लेते हैं P है, तो P बराबर क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2। इसको आगे स्टैंड करें तो हमें P बराबर मिल जाएगा P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। यह है विलयन का वाष्प दाब। तो विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? P बराबर P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, विलयन का वाष्प दाब होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं राउल्ट का नियम। यहां तक नोट कर लीजिए। तो यही है राउल्ट का नियम। निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील द्रव का आंशिक वाष्प दाब उस वाष्पशील द्रव के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो विलयन में उपस्थित द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब जो होगा द्रव 1 के मोल अंश के समानुपाती होगा। यही है राउल्ट का नियम। अब विलयन का वाष्प दाब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? द्रव 1 का वाष्प दाब और द्रव 2 का वाष्प दाब दोनों जोड़ देंगे तो मिल जाएगा विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, ये रहा राउल्ट का नियम। अब राउल्ट के नियम का जो ग्राफ बनता है उसको देख लेते हैं। तो ये जो है मोल अंश, ये H मोल अंश को दिखा रहा है और ये जो है वाष्प दाब। अब देखो, क्योंकि विलयन जो होता है 2 जल से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या होता है? द्रव 1 और दूसरा द्रव 2। तो जब द्रव 1 का मोल अंश 0 होगा, माने x1 बराबर 0, तो x2 बराबर क्या होगा? 1। क्योंकि विलयन में उपस्थित अवयवों के मोल अंश का योग 1 होता है। तो अगर विलयन 2 जल से मिलकर बना है तो द्रव 1 और द्रव 2 के मोल अंश का योग 1 होगा। अगर द्रव 1 का मोल अंश 0 है तो द्रव 2 का मोल अंश कितना होगा? फिर 1 होगा। अब जब ग्राफ खींचेंगे तो क्योंकि द्रव 1 का मोल अंश क्या है? 0 है और द्रव 2 का मोल अंश 1 है। तो मान लेते हैं द्रव 2 का मोल अंश जब 1 है तो इसका जो वाष्प दाब है वो मान लेते हैं P2। ये
ये यहाँ पे द्रव का मोलस 1 को मान लेते हैं और द्रव 2 का मोलस 0 मान लेते हैं, तब जो होगा द्रव 1 का वाष्प दाब मान लेते हैं यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P1। अब देखो, क्योंकि द्रव 1 का मोलस धीरे धीरे क्या हो रहा, घट रहा, तो द्रव 1 का मोलस धीरे धीरे घट रहा है, तो ये जो ग्राफ आएगा तो वाष्प दाब भी धीरे धीरे घटेगा। तो कहने मतलब ये ग्राफ जो आएगा एक सीधी रेखा, क्योंकि संबंध कैसा है, समानुपाती का, तो एक सीधा ग्राफ आएगा इसका। यहाँ पर देखेंगे अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि द्रव्यमान का मोलस बढ़ रहा है, तो द्रव्यमान का मोलस धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो द्रव्यमान का वाष्प दाब बढ़ेगा, तो मान लेते हैं ये, ठीक है। तो मोलस बढ़ रहा है तो वाष्प दाब, तो ये संबंध क्या होगा, इस तरह से इसका ग्राफ आ जाएगा। अब जो ग्राफ, ये दोनों कटान बिंदु है, दोनों की मिलान बिंदु है, सॉरी, ये होगा विलयन का वाष्प दाब, P बराबर P1 प्लस P2, ये होगा विलयन का वाष्प दाब। तो ये हो गया राउल्ट के नियम का ग्राफ, ठीक है। ये क्या है, ये है P2 बराबर P2 नॉट x2 और ये है P1 बराबर P1 नॉट x1, ठीक। इसको थोड़ा से हम ऊपर लिख लेते हैं, P बराबर, चूंकि हम जानते हैं P1 प्लस P2, इसलिए P बराबर P1 का मान रख दीजिए, तो P1 का मान P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2।